Hi everyone, most welcome to my YouTube channel इवन कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पार्ट 2। इससे पहले हम आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 के वीडियो को पहले आप अच्छे से देख लें, उसके बाद ही आप पार्ट 2 को देखें। पार्ट 1 समझने के बाद ही आपको पार्ट 2 बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख करके उसे समझ लें, उस कॉन्सेप्ट को, और तब फिर सेकेंड पार्ट को देखें। आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पार्ट 2 में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज आल्सो नोन एज फंक्शन ऑफ फंक्शन, सो वी कैन से दैट वी हैव टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। हम लोगों को आज देखना है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो आइए हम लोग इसके पार्ट 2 में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो देखेंगे, हम लोग सीख चुके हैं कि यदि आपको कहीं पे गॉफ डिफाइंड है, गॉफ जब हम बोलते हैं आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इससे पहले जो आपको वीडियो हम बताए हैं वो जो गॉफ है, इसमें आपको हम समझाए हैं कि गॉफ में हमारा फर्स्ट फंक्शन f है, फर्स्ट फंक्शन f है, एंड सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है? g है। ऑलवेज ये फर्स्ट और इधर का सेकेंड होता है, और इसको हम बोलते क्या है? द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, ये हम बोलते हैं इसको, है ना। जो बाद में होता है उसको पहले बोलते हैं, और जो पहले होता है उसको बाद में बोलते हैं। उसी तरह अगर हमारे लिए फॉग है तो यहां पर हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन g है एंड सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा? f सेकेंड, और तब इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो द कंपोजिशन ऑफ g एंड f, ये बोला जाएगा। आपको हम इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि यदि गॉफ डिफाइंड होगा तो ये जरूरी नहीं है कि फॉग भी डिफाइंड होगा। यदि आपको गॉफ डिफाइंड है तो इसका मतलब यह नहीं है कि फॉग भी डिफाइंड होगा। वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अगर डिफाइंड हो भी जाए तो गॉफ एंड फॉग का वैल्यू बराबर हो जाना ये जरूरी नहीं है। हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होल्ड नहीं करता है या पालन नहीं करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कहेंगे द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डज नॉट फॉलो, है ना, डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब हुआ दैट इज इफ फॉग इज डिफाइंड देन इट इज नॉट नीड दैट, ये जरूरी नहीं है कि फॉग भी क्या हो जाए? फॉग इज डिफाइंड। अगर गॉफ डिफाइंड है तो फॉग भी डिफाइंड हो जाए, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड इसी का ये भी होगा इफ द बोथ फंक्शंस गॉफ एंड fog are defined, then it is not need that fog of x is equal to gauge of x। ये जरूरी नहीं है कि fog x और gauge x का वैल्यू क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये प्रॉपर्टीज हम आपको पहले ही पार्ट 1 में
वेरीफाई कर चुके हैं आपको। सो हमको यहाँ पर वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे ये वेरीफाई होगा, यह हम आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। आज अब हमारा सेकंड, इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टीज है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी पर है। कहता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे या ना करे, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करे या नहीं करे। ठीक है, वो करेगा तो नहीं, ऑलवेज नहीं करेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता कि हो जाए ऐसा, है ना। जब हम आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर हम कंपोजिट करेंगे किसी फंक्शन का, तो FOIA निकालें या IBOF निकालें, आइडेंटिटी के साथ अगर हम कंपोजिट करेंगे तो कम्यूटेटिव बराबर आ जाएगा, लेकिन हर जगह बराबर आना जरूरी नहीं है। सो हम लोग आगे देखेंगे एसोसिएटिविटी पर। एसोसिएटिविटी में क्या है सो देखिए, कहता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वह एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करेगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वह एसोसिएटिव लॉ का पालन करेगा। अब ये देखिए कैसे, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ एसोसिएटिव है तो स्वाभाविक है कि दो से ज्यादा फंक्शंस होंगे। यहाँ कितने फंक्शन होंगे? दो से ज्यादा। तो दो से ज्यादा होंगे तो सबसे इधर देखिए, आपको सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी अगर लिखना है तो लिखेंगे द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम का पालन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इफ F इज मैपिंग फ्रॉम A to B, G इज मैपिंग फ्रॉम B to C, एंड H इज मैपिंग फ्रॉम C to D आर थ्री फंक्शंस। मान लीजिए ये तीन फंक्शन आपके पास आर थ्री फंक्शंस, तब कहता है देन HOG, ये हॉग ऑफ है ना, यहां ऐसे लिखे हॉग ऑफ, देख रहे हैं, इस तरह से हम लिखे यहां ऐसे X। इस बार आप देखिए कि यहां हॉग एक साथ है, ये बाद में है, ये बराबर होगा HOGOF, गॉफ। देख रहे हैं, ये कंपोजिशन, वो जो सिंबल होता है वो कंपोजिशन का होता है। ये हो गया हॉग एक साथ है अभी यहां पर, और उसमें देखिए गॉफ एक साथ है ना। तो कहता है ये दोनों ही आपको क्या होना है? बराबर होना है। ये क्या होना है? आपको इक्वल होना है। ठीक है ना। थोड़ा इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहां ऐसे, लास्ट में X, इस तरह से। क्लियर? तो अब ये दोनों ही वैल्यू बराबर होंगे। कैसे? इसको हम लोग डिस्कस, देखिए यहां पर तीन फंक्शन है। सबसे पहला A से B में है, फिर B से C में है, और फिर C से D में है ना। ऐसे हो गया। अब इसका मेंबर अगर X मान लें, इसका Y मान लें, है ना, और इसका हम Z मान लें, इसको W दे दे इस तरह से। ठीक है ना। तो अब यहां पे ये फंक्शन हमारा F है, ये फंक्शन G है, और ये फंक्शन H है। आप जानते हैं कि यहां कैसे लिखाएगा? ये y इक्वल टू f ऑफ x लिखाता है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x। z क्या लिखाएगा? g फंक्शन ऑफ y, g फंक्शन ऑफ y। एंड w क्या लिखाएगा? तो h फंक्शन ऑफ z, h फंक्शन ऑफ z। अब अगर हमको LHS का वैल्यू चाहिए, LHS का, एक तो डायरेक्शन समझ लेना है कि दोनों का बराबर है कि नहीं। तो डायरेक्शन आसानी से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप हॉग का डायरेक्शन देखिए, हॉग का। हॉग में फर्स्ट हमारा कौन है? फर्स्ट G है। सो G का आपको डायरेक्शन पहले लिखना चाहिए। G का डायरेक्शन क्या है? गौर करिए, B to C। एंड H का डायरेक्शन बाद में लिखना चाहिए। H का डायरेक्शन क्या है? उधर देखिए, C to D।
अब ये बीच का मीडिएटर इक्वल है तो सीधे हॉग का डायरेक्शन क्या हो गया, B2D। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये B2D है। क्यों हुआ, यहां से आपको जानकारी मिल गई। अब अगर हमको हॉग एक साथ हो गया और इसमें फिर ऑफ ऐसे है, इस तरह से है ना, ये हमारा है, तो इसका डायरेक्शन जानने के लिए अब यहां पहले कौन है, पहला कौन फंक्शन कहलाएगा, आपको मालूम है कि जो बाद में होता है वो पहला होता है। तो एफ का डायरेक्शन हम पहले लिखेंगे ए से बी, और ये हॉग का डायरेक्शन क्या निकाले थे, बी से डी, तो बी से डी। अब ये बीच का बी हट गया तो डायरेक्शन कहां से कहां चला गया, सो हॉग ऑफ का देखिए ये मिल गया। नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से अगले को देखें, किसके बारे में बात करें, सेकेंड, ये है एच ओ, गॉफ इधर है। तो अब इस बार पहले हमको गॉफ के बारे में बात कर लेना चाहिए, गॉफ के बारे में। चलिए इसका हम जानने के लिए सबसे पहले गॉफ का बात करते हैं। गॉफ में फर्स्ट कौन है, एफ, एंड सेकेंड जी। आपको मालूम है कि बाद वाले को ही फर्स्ट लेते हैं, तो एफ का ए से बी लिख दिए और जी का हम बी से सी लिख दिए। अब ये दोनों में से ये बी हट गया तो आपको रिजल्ट कहां से कहां पहुंच गया, ए से सी। अब आप गौर करिए, इसमें और इस पूरे में हमारे लिए फर्स्ट कौन है, गॉफ। गॉफ का डायरेक्शन क्या है, ए से सी, और बाद वाला कौन है, एच। एच का क्या है, सी से डी। अब बीच में फिर ये hट गया तो ए से डी। इसका मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका है। तो हम लिख सकते हैं सिंस डायरेक्शन ऑफ, है ना, डायरेक्शन ऑफ हॉग इस तरह से है, ऑफ इसका इज इक्वल टू, है ना, HOGOF, ऐसे हो गया। अब दोनों का डायरेक्शन, सॉरी, इज इक्वल टू लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ, इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ, ऐसे हॉग ऑफ। इस बार आप गौर करिए, यहां पर हॉग ब्रैकेट के अंदर है, एच अंदर है, एच और जी, वहां पर जी और एफ। ये इस तरह का आपको यहां डायरेक्शन का क्लियर हो गया। अब वैल्यू देखना है, वैल्यू कैसे निकलता है, तो आपको पता है एलएचएस का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। एलएचएस आपके पास क्या है, यहां पर एलएचएस हम लिख चुके हैं, तो चलिए एलएचएस का वैल्यू क्या है, ऐसे लेना होगा हमको, इस तरह से, तब यहां लिखेंगे एक्स। तो देखिए क्या तरीका होता है, एच ओ जी तो रहना ही है ऐसे, और साथ ही साथ ये याद करिए फॉर्मूला पर याद करिए, GOFX। तो जी ऐसे ये ओ हट जाता है और सीधे FX ऐसे बन जाता है। तो उसी तरह ये ओ हट जाएगा और ये सीधे FX बन जाएगा। अगला रूल क्या पढ़े हैं, याद करिए, H, देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, ये ओ हट रहा है और तो यहां भी ये ओ हटेगा और क्या लगेगा, HGFX ऐसे लग जाएगा। चलिए वैल्यू रखिए, HG ऐसे ही रखिए, और fx के जगह पर आप y निकाले हुए हैं, गौर करिए, fx की जगह y, तो आप यहां y रख दीजिए। अब याद करिए h, और ये gy के बदले देखिए z है, तो यहां रख दीजिए g, ऐसे z, और hz देखिए कितना है, w, है ना। तो जिस तरह से अभी LHS का हम वैल्यू निकाले हैं w, अगर हम RHS भी निकालेंगे तो ही w ही आएगा, सेम आएगा। तो आपको प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव लॉ को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। आप खुद से चेक कर सकते हो, जैसा आपको ये यहाँ पर कंपोजिट वैल्यू निकालना सिखाए हैं, ठीक उसी तरह आप आरएचएस का कंपोजिट वैल्यू निकालिए। और जब कंपोजिट वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे दोनों ही स्थिति में आपको W हासिल हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब किसी दो फंक्शन का डोमेन एंड रेंज बराबर हो जाए और साथ ही साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है इक्वल हो जाए, तो दोनों फंक्शन इक्वल कहलाता है। तो यही चीज यहां पर आपको हो गया। तो अब ये प्रूव हो गया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वह एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है, पालन करता है। अब हम बात करते हैं आगे तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पे, ठीक है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पे। देखिए थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। सभी प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है तो हम सभी प्रॉपर्टीज को प्रूफ नहीं करेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम आपको एज ए रिजल्ट लिख देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रूफ को प्रैक्टिस करने का कोशिश जरूर करिए। जितना ही आप प्रूफ करेंगे उतना ही ज्यादा आप कंसेप्चुअली स्ट्रोंग होंगे, ठीक है ना।
आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। सो हर प्रूफ को अगर खुद से नहीं करते हैं, किसी बुक का सहारा लीजिए और उस बुक से देख करके समझने का कम से कम जरूर प्रयास कीजिए कि क्या हो रहा है, तो फंक्शन आपको बेहतर लगेगा, धीरे धीरे स्ट्रांगनेस आपके अंदर आता जाएगा। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पे देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड नंबर कहता है द कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन इज ऑल्सो एन वन फंक्शन, सॉरी ऑल्सो ए वन फंक्शन, ऑल्सो ए वन फंक्शन। ठीक है ना? कहता है कि वन फंक्शंस का द कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शंस, ऐसे लिखते टू वन फंक्शंस, यहां पर टू लगा देते हैं, वन फंक्शंस, दो फंक्शंस का कंपोजिशन जो करेंगे तो क्या आएगा आपको? वन फंक्शन ही आएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब यह है दैट इज इफ एफ एंड जी आर, मान लीजिए दोनों फंक्शन आपको क्या है? वन है। एफ एंड जी आर वन फंक्शन सच दैट, ठीक है, गॉफ इज डिफाइंड, देन गॉफ इज वन फंक्शन, गॉफ इज वन फंक्शन होगा। यही इसका कहना है। यदि एफ और जी दो ऐसा मैपिंग है कि गॉफ डिफाइंड हो जाए, जो ही इसने कहा कि गॉफ डिफाइंड हो जाए, इसका मतलब हुआ कि एफ का रेंज जो होगा वह जी के डोमेन का सबसेट होगा, जी के डोमेन का सबसेट होगा, या यूं कहें कि एफ का रेंज जो है वह जी के डोमेन के बराबर हो जाएगा, ऐसा होगा। तो अब यहां पर गॉफ कह दिया कि डिफाइंड ऑलरेडी है, और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि एफ एंड जी क्या है? वन है। एफ और जी क्या है? एफ वन। तो देखिए यहाँ वन प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट जाके देखिएगा। वन फंक्शन, वन टू फंक्शन जहां हम पढ़ाए होंगे, बताए होंगे कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चले, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलते हैं, और लास्ट में यदि हम यह प्रूफ करने में सक्षम हो जाते हैं कि एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो हम कह देते हैं कि वह फंक्शन f जो है वह वन है। ये वन का आपको हम कॉन्सेप्ट आपको पहले बताए हुए हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर के चलते हैं, तो क्या x1 इक्वल टू x2 लिखा जा सकता है, या कहने मतलब कहिए कि ये प्रूफ किया जा सकता है। जब इस बात को लेके केवल ये चीज अगर प्रूव हो जाता है ओनली यहां पर, if f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2 only, then we can say that f is one function, f is one function। so अब यहां पर देखिए क्या होगा, सिंस आपको दे दिया है कि f is one function, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इज इक्वल टू, सॉरी इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। g इज वन फंक्शन, ये भी आपको दे दिया, इसलिए आप लिख सकते हो, है ना, देयरफॉर g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, और सब में ओनली ही होना है, दोनों में ओनली बात, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां तक हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट गॉफ इज वन। टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है, ये तो गिवन था आपको, इट इज गिवन दैट टू प्रूव गॉफ इज वन फंक्शन, लेट गॉफ x1 इज इक्वल टू, हम गॉफ x2 लेके चल सकते हैं, गौर करिए, ऐसा लेके चले। अब हमको प्रूव क्या करना होगा, टू प्रूव गॉफ इज वन फंक्शन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 इंप्लाइज दैट
x1 इक्वल टू x2, अगर हम ये बात प्रूव कर देते हैं, है ना, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तब ये साबित हो जाएगा कि गॉफ क्या है, 1 1 है। तो अब गौर कीजिए, गॉफ ऑफ x1 इक्वल टू ऐसे लिखे। अब इसका वैल्यू कैसे लिखाता है, g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g फंक्शन ऑफ f फंक्शन ऑफ x2। अब आप गौर करिए, g के साथ यहां g दोनों देख रहे हैं, g है ना, उधर g क्या हो गया, हट गया। अगर इस x1 की जगह कोई y1 होता, x2 की जगह y2 होता, तब भी g हट जाता। g के बाद यहां पर कोई हाथी होता, यहां भी कोई हाथी होता, तो जी हट जाता और हाथी हाथी दोनों तरफ बच जाता, है ना, फर्स्ट हाथी सेकंड हाथी। तो गौर कीजिए, यहां भी तो जी है और यहां हाथी है, जी हाथी है ना, तो ये जी हट जाएगा तो ये दोनों बच जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 सिंस g इज 1 1। ये हमको कहा हुआ है कि g क्या है, 1 1, सो हम लिख सकते हैं ऐसा। फिर आगे बढ़ाते हैं, इंप्लाइज दैट, गौर कीजिए, f यहां भी है, f यहां भी है, उधर f हट चुका है। इट मीन्स f के बाद जो कुछ है वो बचेगा और f हटेगा। तो f के बाद यहां x1 है, ये x1 बराबर x2 आ गया सिंस f इज 1 1। अब आप ही बताइए, हम लेके क्या चले थे, गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 इंप्लाइज दैट, ये कहां पहुंचा दिया, x1 बराबर x2। इसलिए हम कह सकते हैं कि गॉफ इज क्या, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। प्रूफ हो गया, ये गॉफ 1 1 फंक्शन है, ये बात आपको प्रूफ हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये आपको जो थर्ड रूल लिखा है यह भी आपको प्रूफ हो गया। तो हर कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया जा सकता है। जितने भी हम प्रॉपर्टीज आपको लिखाएंगे सारे प्रॉपर्टीज प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी हम सारा प्रॉपर्टीज प्रूफ नहीं करेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम डायरेक्ट लिख देंगे जिसका यूज आप लोग आगे ऑब्जेक्टिव बनाने में करेंगे और कई जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा, जितना भी प्रॉपर्टीज हम लिखाएंगे वो। और उन सभी प्रॉपर्टीज का एक बार कहीं ना कहीं से आप प्रूफ जरूर देख लीजिए, किसी न किसी बुक से प्रूफ देख लीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जो भी बुक है, अच्छा कोई बुक ले लीजिए, उससे जरूर पढ़ा कीजिए। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टीचर का यह काम नहीं है वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स वो ढंग से दे दे आपको लेकर के। उसका काम होता है किसी तरीके से वो आपको एक, ठीक है, होता है ना कि भैंस की रस्सी पकड़वा देना, ठीक है, और उसके बाद रस्सी पकड़वा दिए, उसका नाथ पकड़वा दिए, हम लोग तो गांव के बच्चे हैं समझते हैं, उसको पकड़ लिए तो उसके बाद उसे संभालना खुद से होता है, और ठीक उसके बाद उसके पीठ पर चढ़ करके बैठना भी स्वयं होता है, ठीक है ना। तो ये सारा काम हमारे मैथ का टीचर का काम यही होता है कि वो थोड़ा रस्सी पकड़वा दे, और आपका काम है कि उसको संभालते संभालते उसके ऊपर चढ़ के आप बैठ जाएं, है ना, ये आपका काम होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहां पे नेक्स्ट चौथा नंबर प्रॉपर्टी। ये कहता है द कंपोजिशन ऑफ ऑन टू फंक्शन, टू ऑन टू फंक्शंस, दो ऑन टू फंक्शन अगर ले लें, ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव भी कहा जाता है, ऑन टू फंक्शंस, है ना, जिसको हम सर्जेक्टिव कहते हैं, सर्जेक्टिव on to functions is also a surjective function, चाहे on to function is also a on to function। चलिए ठीक है ना। अब आगे देखिए, also an on to function। अब 5 नंबर अगला रूल है द कंपोजिशन ऑफ any function with identity function। याद है ना आइडेंटिटी फंक्शन? नहीं याद होगा तो जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, आपको आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन के आइडेंटिटी फंक्शन में। तो द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद आइडेंटिटी फंक्शन इज इटसेल्फ। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उस फंक्शन को कहते हैं जिसका इनपुट और आउटपुट सेम होता है। जो इनपुट करेंगे, जो उसके अंदर एक्स की जगह पुट करेंगे, वही आउटसाइड आएगा रिजल्ट के तौर पे, तब उसको हम कहते हैं क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उसका डायरेक्शन
जिस सेट पर उसे डिफाइन किया जाता है उसी सेट पर उसका रिजल्ट भी होता है। जैसे अगर ए सेट पर डिफाइन किया जाए तो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा ए टू ए। सो अगर हम आई ए कहीं लिखते हैं तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन कहां से कहां है, ए टू ए। अगर हम आई बी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा बी टू बी, ठीक है ना, ये हो जाता है। सो अब हम यहां कह सकते हैं दैट इज इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी देन, अब कंपोजिट कैसे करेंगे सो देखिए, देन इस तरह से एफ ओ आई ए रखे, है ना। एफ ओ आई ए क्यों रखे, आई बी, यहां आई बी क्यों नहीं रखे? आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, आई, एंड सेकेंड फंक्शन एफ। जो बाद में होता है वही मेरा फर्स्ट होता है। तो आई ए का डायरेक्शन ए से ए हो गया, आई ए पहले लिख दिए और एफ को बाद में। इसका डायरेक्शन ए से ए है और इसका ए से बी है। अब ये देखिए ये बीच से हट गया तो डायरेक्शन कहां से कहां चला गया, ए से बी हो गया, एफ का डायरेक्शन ही आ गया फिर से। देन ये हो गया। एंड अगर हम आई बी पहले रख दें, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, देखिए आई बी लिखना पड़ा, क्यों? अब एफ का डायरेक्शन पहले लिखाएगा ए से बी, तो अब इसका डायरेक्शन देखिए आई बी का तो बी से बी, अब ना डिफाइन होगा। अब देखिए ए से बी, ये भी ए से बी था, ये भी ए से बी है, और तब ये कहता है एफ के बराबर हो जाएगा, एफ ओ आई ए इज इक्वल टू आई बी ओ एफ बराबर एफ। बड़ी आसानी से प्रूफ हो सकता है। अगर आप इसका वैल्यू निकालें ऐसे एफ ओ आई ए एक्स ऐसे, तो क्या लिखाएगा, एफ आई ए एक्स ऐसे लिखाएगा। और पता है आपको कि जो ये जो होता है आइडेंटिटी मैपिंग, वह सेम वही वैल्यू दे देता है, और ये आपको y आ गया। ठीक उसी तरह इधर का भी वैल्यू निकालिए, वह भी y आ जाएगा, तो हो गया प्रूफ, है ना। तो बड़ी आसानी से ये रिजल्ट भी आपको प्रूफ हो जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपके पास 6 नंबर प्रॉपर्टी, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए यहां 6 नंबर क्या है, छठा नंबर प्रॉपर्टी। छठा है इफ f is mapping from a to b, f is mapping from a to b and g is mapping from b to a। एक है a से b, दूसरा है b से a। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत मदद करता है। तो f is mapping from a to b and g is mapping from b to a। f का डायरेक्शन a से b है और g का डायरेक्शन b से a है। एंड सच दैट, एंड साथ ही साथ दे दिया एफ ओ आई ए इज इक्वल टू एफ, या चाहे ऐसे, सॉरी इसको ऐसे लिख लीजिए, एंड गॉफ इक्वल टू आई ए दे दिया। गॉफ इक्वल टू आई ए ही क्यों लिए, आई बी क्यों नहीं? पहले डायरेक्शन किसका लिखना पड़ेगा, एफ का। एफ का डायरेक्शन क्या है याद करिए, ए से बी, याद क्या करना है, वहां दिया हुआ है। एंड जी का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए बी टू ए। अब ये बीच में से ये हट गया तो क्या मिल गया, ए टू ए, इसीलिए आई ए ही लिखा गया, गॉफ इक्वल टू आई ए। तो ये एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी इस तरह का होगा तो यहां जो फंक्शन आएगा वो आपको 1 1 होगा और यहां वाला ऑन 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंड दिस देन एफ इज 1 1 फंक्शन। देखिए पहचानने में काम आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर कहीं भी इस तरह का गॉफ इक्वल टू आई दे दिया तो बाद वाला को 1 1 कहेंगे। एंड जी इज 1 2 फंक्शन, जिसको आप सर्जेक्टिव कहते हैं, ठीक ना। ये हो गया रिजल्ट। और ठीक इसी तरह से 7 नंबर है इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू ए एंड साथ ही साथ अब आपको फॉग इक्वल टू आई बी दे दिया। फॉग इक्वल टू आई बी, गॉफ में आई ए दिया था, फॉग में क्या दे दिया, आई बी। और तब आपसे कहा क्या, आपको पहले ही समझाएं कि यहां वाला 1 1, तो देन जी इज 1 1 फंक्शन एंड एफ इज 1 2 फंक्शन। ठीक है, ये सारा बात प्रूफ हो जाता है, हर बात ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, प्रूफ नहीं कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको याद रखने का ट्रिक बता दिए कि बाद में जो है वो आपको 1 1 है, जो पहले है वो ऑन 2 है।
मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, ठीक है ना। कुछ जगह ये फेल होगा, तो कैसे तो आ रहा है आगे हम बताते हैं आपको, समझिए। यहां ये आपको 7 नंबर प्रॉपर्टी हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे 8वां नंबर, ठीक है ना। आइए 8वां नंबर प्रॉपर्टी देखिए। 8वां नंबर क्या है? 8वां नंबर है आपके पास, यहां पर कहता है इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। अब ये बी टू ए नहीं है, बी टू सी है। आर टू फंक्शंस, ठीक है। इस तरह से आपको दो फंक्शन लेके दे दिया है ना। एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। तो गॉफ तो यहां डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन फॉग डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये आप देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट में। एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी आर टू फंक्शंस लिखेंगे। देन फर्स्ट नंबर रूल सुनिए क्या होगा। अगर आपको लिखा गॉफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू फंक्शन ये दे दिया, तो इसका मतलब है कि जी इज ऑन टू फंक्शन कह दिया, जी इज ऑन टू फंक्शन कह दिया। ऐसा ही जो वही रूल अभी भी चल रहा है, गौर कीजिए जो था वहां पर। एंड दूसरा इसी का कह रहा है, ए नंबर दे देते हैं इसे, और ये बी गॉफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। अगर 1 कह दिया ये 1 फंक्शन, तो आप यहां पर कह सकते हैं इंप्लाइज दैट, अगर ये पहले ही मालूम चल जाए कि गॉफ 1 है, तो एफ इज 1 हो जाएगा। एफ इज 1 फंक्शन, ठीक है ना। और साथ ही साथ आगे अब ध्यान दीजिए, अगर यहां लिख दिया सी में गॉफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू फंक्शन एंड एफ इज, सॉरी एफ नहीं जी ले लीजिए, जी इज। अगर गॉफ ऑन टू दिया और जी इज 1 दे दिया, जी इज 1 फंक्शन, जो कि यहां हमेशा बोले आपको ऑन टू होता है, लेकिन आप बोल दिया कि 1 अगर है, ये पूरा ऑन टू है और ये 1 है, देन आपको एफ इज ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से डी में है गॉफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू सी इज 1 फंक्शन एंड एफ आपको ऑन टू दे दिया, एफ इज ऑन टू फंक्शन। देन जी आपको क्या हो जाएगा, जी इज 1 फंक्शन। तो ये सारा प्रॉपर्टीज अब आपके पास मिल गया। टोटल आपको 8 प्रॉपर्टीज हमने आपको इसमें बताया, और 8 के ये 4 अलग अलग केस हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज आपको अपने ब्रेन में फिक्स करना होगा, और इस पर आधारित प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम नहीं बने तो कहीं कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको आपको सॉल्व करके वीडियो देंगे लेकर के, ठीक है। कई जगह पे इसी चैनल पर आपको मेरा नंबर अवेलेबल है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं। पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझने में कहीं दिक्कत हुई हो तो वह भी कमेंट में आप जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो वह भी आप कमेंट में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।